Let's begin. Hello guys, welcome to day 4 of Portfolio Theory and Practice. ठीक है, ये चैप्टर के हमारे अभी तक टोटल 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था पोर्टफोलियो का. ठीक है, अब एकदम सिंपल 10 मिनट में सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमको क्या क्या सीखा है अभी तक, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमको आगे क्या सीखना है. ठीक है, अब जनरली देखा जाए तो हमने दो चीजों के बारे में सीखा है, एक रिटर्न कैलकुलेट करना और दूसरा रिस्क कैलकुलेट करना. इन केस हमको रिटर्न कैलकुलेट अभी तक हमने किसका किया था, टू स्टॉक्स के केस में. ठीक है, दो स्टॉक्स को लेकर हमने सीखा था कि हम लोग को रिटर्न और रिस्क कैसे निकालना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है. तो रिटर्न के लिए हमने सबसे पहले दो पार्ट में उसको डिवाइड किया. पहला इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे, दूसरा पोर्टफोलियो लेवल पे. अब इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे हमने कैसे कैलकुलेट करना सीखा था. तो सबसे पहला था हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न. होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक को हम खरीदते हैं और उसको होल्ड करके रखते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तब हमको क्या मिलता है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्योंकि दो सोर्सेज से हम लोग रिटर्न कमा सकते हैं. सबसे पहला शेयर की वैल्यू बढ़ने की वजह से. अब शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, समझ लो आज मैंने इन्फोसिस का शेयर खरीदा 1500 का, एक साल के बाद वो 2000 का हो गया. तो ये क्या हो गया, शेयर का दाम बढ़ा. ये शेयर के दाम के बढ़ने की वजह से जो मेरे को गेन हुआ, उसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल एप्रिसिएशन. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू अपॉन ओपनिंग वैल्यू इनटू 100. ठीक है, दूसरा आता है हमारा करंट यील्ड. करंट यील्ड का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं और कभी क्या होता है कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो वो क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांट देती है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड. तो वो भी एक टाइप का हमारे लिए रिटर्न हुआ. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड अपॉन ओपनिंग वैल्यू इंटू 100. और कभी कभी क्वेश्चन में हम लोग ये दोनों फॉर्मूले को कॉम्बाइन कर देते हैं. तो कॉम्बाइन करते तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू प्लस डिविडेंड अपॉन ओपनिंग वैल्यू इंटू 100. ठीक है, तो इससे हम लोग होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल लेते हैं. अब क्या हर बार होल्डिंग पीरियड रिटर्न ही यूज हो पाएगा, नहीं. कभी कभी क्या होता है, हमको पिछले 5 साल का डेटा दिया, उसके बेसिस पे बोलते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमको कितना रिटर्न मिल सकता है. तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पास्ट डेटा का. तो पास्ट डेटा में हम लोग क्या करते थे, सारे के सारे रिटर्न्स को प्लस कर देंगे और उसको डिवाइड कैसे कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स से. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ रिटर्न्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. और कभी कभी क्या होता है, एक्सपेक्टेड डेटा दिया होता है. एक्सपेक्टेड डेटा का मतलब क्या है, हमको लग रहा है कि फ्यूचर में ऐसा होगा. ठीक है, अभी समझ लो ये इलेक्शन होने वाला है. ठीक है, इलेक्शन होने वाला है, तो अभी बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, कौन जीतेगा. ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या होगा, हम लोग प्रोबेबिलिटी बनाएंगे कि समझ लो इन्फोसिस का शेयर है, अगर बीजेपी जीतेगी तो 1500 से 2000 पे चल जाएगा, और अगर समझ लो कांग्रेस जीत गई तो 1500 से समझ लो 2500 चला जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये दो सिनेरियोज हो गए. तो दोनों सिनेरियोज के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड डेटा निकालेंगे. तो एक्सपेक्टेड डेटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न. ठीक है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, कि अगर कांग्रेस जीती तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी और बीजेपी जीतेगी तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और उसको हम लोग रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमको क्या मिल जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. ये हमने इंडिविजुअल स्टॉक लेवल की तो बात कर ली. नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पास डेटा हो या एक्सपेक्टेड डेटा हो, दोनों के बेसिस पे क्या करेंगे, हम लोग हमारे इंडिविजुअल स्टॉक के रिटर्न्स निकालेंगे. अब सारे जो भी इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिटर्न आ गए, उसके बेसिस पे हम देखेंगे वेट्स कितना है. अब वेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो समझ लो मेरे पास दो शेयर है, एक इन्फोसिस एक रिलायंस. समझ लो मैंने इन्फोसिस में 6 करोड़ लगा के रखे, रिलायंस में 4 करोड़ लगा के रखे. तो वेट्स कितने आएंगे, वेट्स आएगा, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो इन्फोसिस का आएगा 60% और रिलायंस का आएगा 40%. बट हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में लेंगे. तो इन्फोसिस का कितना लेंगे, 0.6, और रिलायंस का कितना लेंगे, 0.4. क्लियर है. आगे अब पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस जिसका हमको वेट्स पता है उसको हम लोग उसके रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो हमको क्या मिल जाएगा, पोर्टफोलियो का रिटर्न. नेक्स्ट रिस्क की बात करते हैं. तो रिस्क में हमको 4 टॉपिक करने थे. सबसे पहले हमने रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना सीखा था, फिर कोवेरिएंस सीखा था, फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट सीखा था, एंड लास्टली क्या सीखा था, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो. तो सबसे पहले रिस्क कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो अगर हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे देखें तो हमको दो टाइप के डेटा मिलते हैं, एक तो पास डेटा मिलता है, एक एक्सपेक्टेड डेटा मिलता है. तो पास डेटा में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिविएशन निकालते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं और उसको डिवाइड बाय एन करके इसको रूट में ले लेते हैं. ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल, सबसे पहले क्या दिया रहता है हमको डेटा में, हमको दिया रहता है ईयर्स और
रिटर्न। क्या दिया रहता है हमको? ईयर्स और रिटर्न। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये रिटर्न का टोटल कर लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? समेशन ऑफ रिटर्न। अब समेशन ऑफ रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका आर बार निकालेंगे। आर बार का मतलब क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, तो उसको क्या फॉर्मूला था? समेशन आर अपॉन एन। इससे क्या मिल गया हमको? आर बार मिल गया। अब आर बार से हम लोग क्या करेंगे? डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो डेविएशन इज इक्वल टू आर माइनस आर बार। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर हम लोग पास्ट डेटा का कर रहे हैं तो ये डेविएशन का सम क्या बोला था मैंने? 0। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। तो अब ये डेविएशन का जो स्क्वायर करेंगे उसका हम लोग क्या कर देंगे? टोटल। तो हमको रिस्क का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो रिस्क का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो पास्ट डेटा के केस में क्या हो रहा है? हमारे 4 कॉलम्स बनेंगे। नेक्स्ट, अगर एक्सपेक्टेड डेटा का रिस्क निकालना है तब क्या होगा? तब हमारे पास 3 डेटा अवेलेबल रहता है। एक तो ईयर अवेलेबल रहता है, एक प्रोबेबिलिटी दी रहती है, और हमको क्या दिया होता है? रिटर्न। अब इस केस में क्या करते थे हम लोग? सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न करते थे और उसका टोटल कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, अब ये टोटल करके क्या मिलेगा हमको? हम सबसे पहले आर बार निकालेंगे। तो आर बार का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन ऑफ पी इंटू आर। ठीक है, आर बार आ गया। अब हम क्या करेंगे? डेविएशन निकालेंगे। तो डी इज इक्वल टू आर माइनस आर बार। ठीक है, तो डेविएशन आ जाएगा। और याद रखना, इसका डेविएशन का आंसर 0 नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया था, तो उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी इंटू डी स्क्वायर करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी इंटू डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, और इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। ठीक है, अब इसका जो टोटल आएगा ना, वही हमारा रिस्क आएगा। तो रिस्क आ जाने के लिए हम लोग उसको रूट में पुट कर देंगे। तो समेशन ऑफ पी इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, याद आ रहा होगा, हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है। वेट ऑफ ए स्क्वायर रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस। अब कोवेरियंस नहीं ले रहे तो उसके जगह पे क्या ले सकते हैं हम लोग? रिस्क ऑफ ए रिस्क ऑफ बी इंटू आर। अब नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कोवेरियंस। कोवेरियंस का मतलब क्या होता है? तो कोवेरियंस बेसिकली दोनों स्टॉक के बीच का रिलेशन बताता है कि ये रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बेसिकली ये क्या करता है? ये दोनों के डिविएशंस को मल्टीप्लिकेशन करके बताता है कि इनका एक्चुअल में डिविएशन कैसा है। मतलब कि अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो दूसरा स्टॉक नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है। तो जब हम लोग कोवेरियंस निकालेंगे, अगर कोवेरियंस नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं? कि मेरा जो स्टॉक है उसका नेगेटिव रिलेशन है। इसका मतलब क्या है? अगर 2 स्टॉक ए और बी है, ए ऊपर जा रहा है तो बी क्या आ रहा है? नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोवेरियंस। कोवेरियंस अगर पास्ट डेटा का निकालना है तो हम क्या करेंगे? डेविएशन ऑफ ए इंटू डेविएशन ऑफ बी ये करेंगे, इसका सबसे सम कर लेंगे और इसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे? एन से। ठीक है, और अगर एक्सपेक्टेड डेटा दिया है तो हम क्या करेंगे? डेविएशन ऑफ ए इंटू डेविएशन ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कि ये जो डेविएशन है इसके होने के चांसेस क्या है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। और जब इसका हम लोग सम ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कोवेरियंस इन केस ऑफ एक्सपेक्टेड डेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ये आपको क्लोजनेस बताता है कि जो हम लोग 2 स्टॉक ले रहे हैं उसका क्लोजनेस कैसा है। क्लोजनेस का मतलब क्या है कि समझ लो, इसका जो वैल्यू है, आर का वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में रहता है। ठीक है, -1 से लेके 1 के बीच में रहता है। तो इसका मतलब क्या है? समझ लो, आर अगर -1 है, आर अगर -1 है, इसका मतलब क्या है? अगर ए शेयर है और बी शेयर है, अगर ए का शेयर ऊपर जाएगा -2% से, सॉरी +2% से, तो बी का शेयर क्या होगा? उतने से ही -2% से नीचे चला जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि आर मेरा +1 है, इसका मतलब क्या है? ए अगर मेरा 2% से बढ़ रहा है तो बी भी मेरा 2% से ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? यहां पे एकदम रिलेशनशिप बता देता है। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन रिस्क ऑफ एक्स इंटू रिस्क ऑफ वाई। या फिर एक काम कर सकते हो, इसको ए बी के फॉर्म में ही याद रखो हम, क्योंकि ए और बी के फॉर्म में ही हर चीज को याद रखे। तो एक मिनट, कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी अपॉन रिस्क ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ बी। ठीक है, लास्ट आता है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? कि ऐसा पोर्टफोलियो जहां पे हमारा रिस्क क्या हो?
जीरो हो, तो यहाँ जहां पे रिस्क जीरो हो रहा है तो उसमें हमको मेनली आइडेंटिफाई क्या करना है कि कौन से स्टॉक में हमको कितना अमाउंट पुट करना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेट्स कैलकुलेट करेंगे। तो वेट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखना ए का वेट कैलकुलेट कर रहे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में रिस्क वेरिएंस ऑफ बी माइनस कोवेरिएंस ऑफ ए बी। ठीक है, कैसे बोलो, वेरिएंस ऑफ बी माइनस कोवेरिएंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोवेरिएंस। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा वेट ऑफ ए आ जाएगा और उसके बाद वेट ऑफ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। अब तुम देखोगे ना, तो जितने भी रिस्क के हमने फॉर्मूले देखे उसमें क्या हो रहा था, दो ही स्टॉक ले रहे थे। कितने स्टॉक ले रहे थे, दो ही स्टॉक ले रहे थे। तो आज जो हम लोग टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिस्क इन केस ऑफ 3 सिक्योरिटीज। क्या करेंगे, रिस्क और रिस्क इन केस ऑफ 3 सिक्योरिटीज। एक काम करते हैं, रिस्क एंड रिटर्न दोनों ले लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला लिखना हेडिंग, रिस्क एंड रिटर्न इन केस ऑफ 3 सिक्योरिटीज। ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न इन केस ऑफ 3 सिक्योरिटीज। रिटर्न तो निकालना बहुत इजी है। ठीक है, रिटर्न क्यों निकालना इजी है वो मैं समझा देता हूं, समझ लो। मानो हमारे पास 3 स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी। ठीक है, और तीनों के रिटर्न्स देके रखे हैं। समझ लो, ए का रिटर्न है 20%, बी का रिटर्न है 10% और सी का रिटर्न है 30%। ठीक है, और सबके वेट्स देके रखे हैं कि मैंने कितना कितना सब में पैसा लगा के रखा है। तो समझ लो ए में मैंने समझ लो 0.4 इन्वेस्ट करके रखा है, बी में मैंने इन्वेस्ट करके रखा है 0.3 और सी में इन्वेस्ट करके रखा है 0.3। ठीक है, तो अब रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा, तो हमको तो सिंपल सा पता है, हम क्या करेंगे, वेट इंटू रिटर्न। तो वेट इंटू रिटर्न करोगे तो कितना आएगा, तो 20 इंटू 0.4, 20 इंटू 0.4 दैट इज 8, फिर 10 इंटू 0.6 दैट इज 3, फिर 30 इंटू 0.6 दैट इज 9। तो हमारा रिटर्न कितना आ गया, 9 प्लस 3 12 20। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे रिटर्न कैलकुलेट किया, इजी था, वेट इनटू रिटर्न किया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसका समेशन ऑफ वेट इनटू रिटर्न। बट जब हम लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं पोर्टफोलियो का, याद है 2 वाले का, तो क्या होता है, वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस। अब हम लोग अगर उस फॉर्मूले को नोटिस करोगे तो वो क्या था, तो अगर मैं बोलूं ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, यही था ना हमारा फॉर्मूला। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते थे, तो समझ लो ए यहां पे क्या है हमारा, ए क्या है हमारा, वेट इंटू रिस्क ऑफ ए, वेट ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ ए, और बी क्या है हमारा, वेट ऑफ बी इंटू रिस्क ऑफ बी। ठीक है, और ए बी क्या था हमारा, ए बी क्या था हमारा, वेट ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ ए, वेट ऑफ बी इंटू रिस्क ऑफ बी इंटू बाय आर। अब यहां पे आर अलग से क्यों लिया है, क्योंकि हमने देखा था ना कि अगर दो स्टॉक को अगर हम रिस्क कैलकुलेट कर रहे तो क्या मिलता है हमको, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है, तो इसके लिए इनटू आर करते थे। तो अगर मैं ऐसा ही ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करूं तो मैथ्स का फॉर्मूला याद है क्या किसी को, सर कहा मैथ्स का पूछ रहे हो, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये अभी हमारा फॉर्मूला होता था। अब ऊपर वाले को यूज करते हुए हम नीचे वाले का फॉर्मूला देख सकते हैं। तो ए का क्या आएगा, ए क्या आएगा, वेट ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ ए, बी क्या आएगा, वेट ऑफ बी इंटू रिस्क ऑफ बी, और सी क्या आएगा,
वेट ऑफ सी इंटू रिस्क ऑफ सी। ये तो इजी पार्ट है, बट मेन पार्ट क्या है, अपने को निकालना है ए बी, बी सी और ए सी। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो समझो। ए बी क्या आएगा, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ बी। अब आर किस चीज का आएगा, तो याद रखना यहां पे हम लोग आर लेंगे ए कॉमा बी का। आर क्या लेंगे, ए कॉमा बी का। अगर यही कोवेरियंस होता तो क्या करते, तो कोवेरियंस के केस में क्या होता, फॉर्मूला वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी। क्लियर है। तुम बोलोगे टू क्यों नहीं लिया, तो टू भी लगा लेते, चलो टू ए बी, टू टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, टू टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए। क्लियर है। सेम अगर बीसी के लिए मैं करूं तो क्या हो गया, तो टू टाइम्स ऑफ बीसी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ बी, रिस्क ऑफ सी इंटू आर ऑफ बी एंड सी। और अगर कोवेरियंस के फॉर्म में होगा तो टू टाइम्स ऑफ वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, कोवेरियंस बी सी। ठीक है। और वैसे ही ए सी का कर लेते तो क्या आएगा, टू टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ सी, रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ सी इंटू आर ऑफ ए सी, और टू टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ सी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए सी। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में कैसे करेंगे, तो अगर मैं बोलूं कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है मेरे को, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वेट ऑफ ए स्क्वायर रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस वेट ऑफ सी स्क्वायर रिस्क ऑफ सी स्क्वायर। इतना पार्ट क्लियर था। ये हमने कैसे ले लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मेन मुद्दा, टू टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, कोवेरियंस ए बी। ठीक है। आगे प्लस टू टाइम्स ऑफ वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, कोवेरियंस बी सी। क्लियर। एंड लास्टली टू टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ सी, कोवेरियंस ए सी। ठीक है। क्लियर है क्या। अगर तीन स्टॉक का रिस्क का फॉर्मूला निकालना है तो ये इतना बड़ा फॉर्मूला आएगा। देखो ये तो मैंने तुमको ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम लोग डिराइव कैसे किए वो बता रहा था। ठीक है। तो पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्लियर है क्या, कैसे याद रखोगे इसको, वेट ऑफ ए स्क्वायर रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर प्लस रिस्क ऑफ बी स्क्वायर, वेट ऑफ सी स्क्वायर प्लस रिस्क ऑफ सी स्क्वायर। उसके बाद टू टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, कोवेरियंस ए बी प्लस टू टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ सी, कोवेरियंस ए सी प्लस टू टाइम्स ऑफ वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, कोवेरियंस बी सी। आर वी क्लियर। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला अप्रोच। क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मूला अप्रोच। ठीक है। अब इसके दो अप्रोच है, एक और है जिसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स अप्रोच। क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स अप्रोच। अब मैट्रिक्स अप्रोच ना इजी है बट थोड़ा लेंदी है। ठीक है। उसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैट्रिक्स अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं समझो, हम लोग सेक्शंस बनाएंगे। ठीक है। सेक्शन और वेट। ठीक है। एक काम करते हैं, टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, साथ साथ में बना लो।
ठीक है, यहाँ पे सेक्शंस में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी सी। क्या लिखोगे सेक्शन में, ए बी सी। वैसे यहाँ पे भी सेक्शन में क्या लिखोगे, ए बी सी। अब वेट्स का क्या है, ए और बी और सी के, तो वो हम लोग किससे लिखेंगे, उनके नीचे। तो यहाँ पे आएगा वेट ऑफ ए, यहाँ आएगा वेट ऑफ बी, यहाँ आएगा वेट ऑफ सी, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा वेट ऑफ ए, यहाँ पे भी आ जाएगा वेट ऑफ बी, यहाँ पे भी आ जाएगा वेट ऑफ सी। अब याद रखना, अगर यहां से भी ए मिल रहा है, यहां से भी ए मिल रहा है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ ए। वैसे ही यहां से भी बी मिल रहा है, यहां से भी मिल रहा है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ बी। वैसे ही यहां से भी सी मिल रहा है, यहां पे भी सी मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ सी। क्लियर है इतना। अब अगर ये लेटर सेम ना हो, अगर ये लेटर्स सेम ना हो, जैसे कि यहां पे ए है यहां पे बी है, तब क्या करेंगे हम, तब हम यहां लिखेंगे कोवेरिएंस ऑफ ए बी। क्या लिखेंगे, कोवेरिएंस ऑफ ए बी। वैसे यहां ए यहां सी है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे क्या लिखेंगे, कोवेरिएंस ऑफ ए सी। उसके बाद लास्ट यहां पे क्या करेंगे, कोवेरिएंस ऑफ ए बी, यहां क्या लिखेंगे, कोवेरिएंस ऑफ बी सी, यहां पे क्या लिखेंगे, कोवेरिएंस ऑफ ए सी, यहां पे लिखेंगे क्या, कोवेरिएंस ऑफ बी सी। ठीक है, तो ये था हमारा मैट्रिक्स, ये क्या था हमारा मैट्रिक्स। अब यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे, वो समझो। हमको ना सबसे पहले तो एक टेबल बना लेना पड़ेगा, पर्टिकुलर और, ठीक है, यहां पे रुपीस नहीं, ठीक है, पर्टिकुलर कर लेते हैं। अब यहां पे वैल्यू कर देते हैं, समझ रहे हैं। देखो पर्टिकुलर में क्या आएगा, हम लोग को यहां पे कितने दिख रहे हैं कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 9 कॉलम्स, सॉरी 9 बॉक्सेस को हमको सॉल्व करना है। तो कैसे करना है समझो, ये वेट लेना है, ये वाला, एक मिनट मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वेट लेना है, ये वेट लेना है, और उसके साथ वाला लेना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, समझो, वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेरिएंस ऑफ ए। वैसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, वेट ऑफ ए ठीक है, नेक्स्ट क्या लेंगे, वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी। तो वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी। वैसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ सी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए सी। ठीक है, अब आगे क्या आएगा इसी के बाद, वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी, फिर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी। अब दोनों वेट बी के आए हैं, तो क्या लेंगे हम लोग, वेरिएंस ऑफ बी। नेक्स्ट वेट ऑफ सी इंटू, सॉरी वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ सी इंटू कोवेरियंस ऑफ बी सी। एंड उसके बाद वेट ऑफ सी इंटू वेट ऑफ ए इंटू कोवेरियंस ऑफ ए सी, फिर वेट ऑफ सी इंटू वेट ऑफ बी कोवेरियंस ऑफ बी सी, और लास्टली वेट ऑफ सी इंटू वेट ऑफ सी इंटू कोवेरियंस नहीं, सॉरी देखो सी सी का वेट आया ना, तो अपन क्या लेंगे, वेरियंस ऑफ सी। ठीक है, एक बार ये आ गया ना वैल्यूज, इन सब का हम टोटल कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। क्या मिल जाएगा हमको, ये रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, क्लियर है क्या मैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, एक काम करो, नोट्स बना लो यार। ठीक है, एक काम करना है, हेडिंग लिखना रिस्क एंड रिटर्न इन केस ऑफ 3 सिक्योरिटीज, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्रोच लिखना, उसके बाद मैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, जो रेलेवेंट नहीं है मैं वो उसको गायब कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है।
चलो तुम लोग नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, हो गया। चलो इसी के बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये तुमको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। रिस्क निकालना है पोर्टफोलियो का, और सिक्योरिटीज कितने देके रखी है, 3। और सबका क्या देके रखा है, स्टैंडर्ड डिविएशन देके रखा है और प्रोपोर्शन देके रखा है। तो प्रोपोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, वेट। और हमको यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ए बी का है 0.5, ए सी का है -0.4 और बी सी का है +0.75। ठीक है, तो इससे हमको क्या निकालना है, रिस्क निकालना है पोर्टफोलियो का। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, सबसे पहले हम लोग की डेटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, की डेटा, कि हमको इसके लिए चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सी। क्या क्या था क्वेश्चन में, वेट ऑफ ए था 0.3, 0.5, 0.2, 0.3, 0.5, 0.2। ठीक है, उसके बाद रिस्क लेते हैं, तो रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ बी, रिस्क ऑफ सी। ठीक है, तो कितना था रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ बी, रिस्क ऑफ सी, 8, 12, 16। ठीक है, तो 8, 12, 16। और क्या देके रखा था हमको, आर देकर रखा था। तो आर ऑफ ए बी, आर ऑफ बी सी एंड आर ऑफ ए सी कितना है, 0.5 प्लस 0.5, नेक्स्ट -0.4, -0.4 और प्लस 0.75, प्लस 0.75। ठीक है, अब हम लोग दोनों अप्रोच से फॉलो करेंगे। कौन से दोनों अप्रोच, एक फॉर्मूला अप्रोच और दूसरा कौन सा था हमारा, मैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला अप्रोच से जाएंगे, लेकिन देखो मैं एक चीज बताता हूं। फॉर्मूला अप्रोच में हमको क्या चाहिए, कोवेरियंस चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कोवेरियंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या आता है, तो अगर मैं कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा बी निकालना चाहता हूं तो क्या आएगा हमारा, रिस्क ऑफ ए इंटू रिस्क ऑफ बी इंटू आर ऑफ ए बी, है ना। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो रिस्क ऑफ ए कितना है, 8 इंटू 12 इंटू 0.50। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो, 8 इंटू 12 इंटू 0.5 दैट इज 48। ठीक है, वैसे कोवेरियंस ऑफ बी सी करते हैं, तो क्या आएगा, रिस्क ऑफ बी इंटू रिस्क ऑफ सी इंटू आर ऑफ बी सी। क्लियर है, चल पुट करते हैं वैल्यूज। 12 इंटू 16 इंटू -0.4। याद रखना यहाँ पे अगर माइनस का साइन मिस हुआ तो हमारा कोवेरियंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 16 इंटू 0.4 दैट इज 76.8, तो -76.80। एंड लास्टली कोवेरियंस ऑफ ए कॉमा सी दैट इज रिस्क ऑफ बी इंटू
risk of A into risk of C into R of AC, that is 8 into 16 into 0.75। तो 8 into 16 into 0.75 कितना आ रहा है 96। ठीक है, चलो अभी हमारा की डेटा बन गया। अब की डेटा के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, तो लिखो फॉर्मूला अप्रोच। फॉर्मूला अप्रोच से हमारा फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस वेट ऑफ सी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी कोवेरियंस ए बी, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ बी वेट ऑफ सी कोवेरियंस ऑफ बी सी, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ सी कोवेरियंस ऑफ ए सी। क्लियर है, फॉर्मूला याद कैसे करना था वो मैंने बता दिया था। ठीक है, वेट ऑफ ए स्क्वायर रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस वेट ऑफ सी स्क्वायर रिस्क ऑफ सी स्क्वायर, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी कोवेरियंस ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ सी 2 टाइम्स ऑफ कोवेरियंस ए सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए बी वेट ऑफ सी कोवेरियंस बी सी। चलो अब एक एक करके की डेटा से वैल्यूज उठाते हैं। तो अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए कितना है 0.3, उसके बाद रिस्क कितना है 8%, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी का कितना था 0.5 और रिस्क कितना था 12 प्लस सी का कितना था 0.2 और रिस्क था 16 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए 0.3 0.5 कोवेरियंस कितना था ए बी का 48 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ बी कितना है 0.5 सी कितना है 0.2 इंटू बाय कोवेरियंस तो -76.8, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए वेट ऑफ सी इंटू कोवेरियंस दैट इज 96। क्लियर है क्या, समझा इतना पार्ट। चलो सॉल्व करते हैं। 0.3 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर 64 दैट इज 5.76 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 144 दैट इज 36 प्लस 0.04 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज 10.24 प्लस 2 इंटू 0.3 इंटू 0.5 इंटू 48 दैट इज 14.40, उसके बाद 2 इंटू 0.5 इंटू 0.2 इंटू 76.8 विच गिव अस -15.36 and lastly 2 into 0.3 into 0.2 into 96 which will give us plus 11.52। ठीक है, चलो निकालते प्लस करके, तो 5.76 प्लस 5.76 प्लस 36 प्लस 10.24 प्लस 14.4 माइनस 15.36 प्लस 11.52 विच विल गिव अस 62.56। ठीक है, इसका अंडर रूट ले लो, कितना आ रहा है आंसर 7.91%। कितना है आंसर 7.91%। ठीक है, अब अगर कोई मिस्टेक होगी तो हम लोग मैट्रिक्स अप्रोच से करते हैं, दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, अगर मिस्टेक होगी तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट। चलो एक काम करो, पहले इतना पार्ट लिख लो, उसके बाद हम फॉर्म ये मैट्रिक्स अप्रोच पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो अब ना हम लोग मैट्रिक्स अप्रोच से इसको देख लेते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब शायद साथ में बना लो मेरे साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, स्टॉक। तो स्टॉक कौन से थे हमारे, यहाँ आएगा वेट। अच्छा, हम लोग का एक कल बनाना, वेट। एक हमने रो कम बनाई है, वो ऐड कर लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे आएगा ए बी सी, यहाँ पे भी आएगा ए बी सी। ठीक है, तब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेट्स लिखेंगे। तो वेट्स क्या क्या थे हमारे, ए का था 0.3, तो यहाँ पे भी लिखो 0.3, यहाँ पे भी लिखो 0.3। बी का कितना था 0.5, तो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे भी 0.5, और सी का था 0.2, 0.2। ठीक है, नेक्स्ट, जब ए होगा तो हम क्या लिखते हैं, वेरियंस को स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, या फिर आप वेरियंस भी बोल सकते। तो वेरियंस कितना था हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट कितना था यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर 144, एंड लास्टली 16 का स्क्वायर दैट इज 256। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, ये वाले बॉक्स में क्या आएगा, तो ये वाले बॉक्स में आएगा ए और बी का कोवेरियंस। तो ए और बी का कोवेरियंस कितना था 48, तो यहां पे भी आ जाएगा 48, यहां पे भी आ जाएगा 48। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या आएगा, ए और सी का कोवेरियंस। तो ए और सी का कोवेरियंस कितना 96, तो यहां पे भी लिख लो 96, यहां पे भी लिख लो 96। एंड लास्टली बी और सी का कितना था -76.8, -76.8 एंड -76.8। देखो, इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आया कि सबसे पहली बात, यहाँ पे वेरिएंस आएगा, यहाँ पे वेरिएंस आएगा, यहाँ पे वेरिएंस आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए और बी का आएगा, यहाँ पे भी ए और बी का आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा ए और सी का, यहाँ पे आएगा ए और सी का। एंड लास्टली एक और कोई कलर ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी और सी का, यहाँ पे भी आएगा बी और सी का। ठीक है, ये मैट्रिक्स कैसे बना समझ में आया ना। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में शॉर्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आया, ए का वेरिएंस, यहाँ पे आया बी का वेरिएंस, यहाँ पे आया सी का वेरिएंस, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या आया, कोवेरियंस आया ए बी का, यहाँ पे भी आया कोवेरियंस ऑफ ए बी। वैसे यहाँ पे आया कोवेरियंस ऑफ ए सी, यहाँ पे भी आया कोवेरियंस ऑफ ए सी, यहाँ पे आया कोवेरियंस ऑफ बी सी, यहाँ पे भी आया कोवेरियंस ऑफ बी सी। आर वी क्लियर। अब ये टेबल तो बन गया, बट हमको क्या मेन टेबल बनाना है, नेक्स्ट पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, पर्टिकुलर एंड वैल्यू। चलो पर्टिकुलर में लिखना, सबसे पहले क्या आएगा, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए, वेरियंस ऑफ, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ ए, वेरियंस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, वेरियंस ऑफ ए,
ठीक है, कैलकुलेट करो तो कितना है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 64 दैट इज 5.76. नेक्स्ट वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी. तो वेट ऑफ ए कितना है 0.3, वेट ऑफ बी कितना है 0.5 इंटू कोवेरियंस कितना है 48 दैट इज 7.20. नेक्स्ट वेट ऑफ ए वेट ऑफ सी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए सी. तो कितना आएगा 0.3 इंटू 0.2 इंटू 96 5.76. नेक्स्ट ऐसे हम लोग बी और सी का करेंगे. ठीक है, तो वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए इंटू कोवेरियंस ऑफ ए बी. ठीक है, याद रखना कोवेरियंस बी ए लिखो या ए बी लिखो, दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी. तो क्या आएगी वैल्यूज, वेट ऑफ बी कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 48 दैट इज 7.20. नेक्स्ट वेट ऑफ बी इंटू वेरियंस ऑफ बी. तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 144 which will give us 36. Next weight of B, weight of C, covariance BC. तो इसका आंसर कितना आ रहा है 0.5 इंटू 0.2 इंटू 76.8 which is minus 7.68. एंड लास्टली C का बाकी है, तो वेट ऑफ C, वेट ऑफ A, कोवेरियंस ऑफ AC. तो कितना आएगा 0.2 इंटू 0.3 इंटू 96 which will give us 5.76. Next weight of C, weight of B, covariance of BC. इसका कितना आ रहा है तो 0.2 इंटू 0.5 इंटू 76.8 which will give us minus 7.68. And lastly weight of C, variance of C. तो कितना आ रहा है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 256 which will give us 10.24. चलो फटाफट से टोटल बताओ. तो करते 5.76 प्लस 7.2 प्लस 5.76 प्लस 7.2 प्लस 36 माइनस 7.68 प्लस 5.76 माइनस 7.68 प्लस 10.24 which will give us 62.56. ठीक है, तो ये क्या आया है, ये वेरिएंस आया है पोर्टफोलियो का. ये क्या आया है, वेरिएंस आया है पोर्टफोलियो का. तो रिस्क निकालना पड़ेगा. तो रिस्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 62.56 विच इज इक्वल टू 7.91%. ठीक है, देखो हमारा फॉर्मूला अप्रोच से कितना आया था 7.91 और मैट्रिक्स अप्रोच से भी कितना आया 7.91. मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट. चलो नोट डाउन कर लो. ठीक है, ठीक है. तो यहां पे हमारा रिस्क एंड रिटर्न इन केस ऑफ 3 सिक्योरिटीज ओवर होता है. अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक दैट इज एफिशिएंट पोर्टफोलियो. क्या आता है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो. ठीक है, अब एफिशिएंट पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है वो समझो. कि हमारे पास 4-5 सामने पोर्टफोलियो रखे हुए हैं. अब हमको कौन सा अच्छा लग रहा है पोर्टफोलियो, उसको हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंट पोर्टफोलियो. एकदम सिंपल सा एग्जांपल देते हैं. ए, बी, सी, डी एंड ई, ये 5 हमारे पास क्या रखे हुए हैं, पोर्टफोलियो रखे हैं. इनका हमको रिटर्न दिया हुआ है और हमको रिस्क दिया हुआ है. ठीक है, समझ लो इसका रिटर्न दिया हुआ है 10%, 10%, 15%, 12% एंड
3%, ठीक है। एंड रिस्क दिया हुआ है हमको, समझ लो 5%, 6%, 9%, 9% और 10%, ठीक है। ये क्या दिया है हमको? हमको रिस्क दिया है और हमको क्या देके रखा है? रिटर्न देके रखा हुआ है। अब हम लोग कैसा पता करें कि कौन सा पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा होगा, कौन सा पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा होगा? सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, तो रिटर्न के बेसिस पे देखें तो कौन सा सबसे अच्छा होगा? तो याद रखना, हायर द बेटर, ठीक है, हायर द बेटर। तो हमको सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सा पोर्टफोलियो दे रहा है? सी, ठीक है। तो हम लोग इसका ऑप्शन क्या दे देंगे? सी पोर्टफोलियो। बट अगर वही बोला ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क बोलो तो क्या होगा? लोअर द बेटर। क्या हो जाएगा? लोअर द बेटर, ठीक है। तो लोअर, सबसे लोअर रिस्क किसका है? ए का। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो एफिशिएंट पोर्टफोलियो। रिटर्न का देख लिया, रिस्क का देख लिया। बट अगर मैं बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, दोनों को अगर कंपेयर करूं तो कैसे करेंगे? तो हमेशा याद रखना, हम लोग रिटर्न को रिटर्न से कंपेयर कर सकते हैं, रिस्क को रिस्क से कंपेयर कर सकते हैं, बट ये नहीं बोल सकते कि रिटर्न और रिस्क के बीच का जो डिफरेंस है वो जिसका कम रहेगा वो ले लेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, समझ लो हम एक तो ये वाला एक पोर्टफोलियो लेते हैं, ये वाला पोर्टफोलियो लेते हैं, ठीक है। बी में क्या हो रहा है? बी में रिटर्न रिस्क से कितना ज्यादा है? 4% ज्यादा है। और सी में रिस्क रिटर्न, मतलब रिटर्न कितना ज्यादा है रिस्क से? 6% ज्यादा है। तो क्या मैं इस बेसिस पे बोल सकता हूं सी अच्छा है? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि रिस्क और रिटर्न का यहां पे रिलेशन होता ही नहीं है, ठीक है। मैंने तुमको पहले ही बताया स्टार्टिंग में, रिटर्न क्या है? श्योर शॉट जो चीज मेरे को मिलने वाली है। और रिस्क क्या होता है कि ये कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, हम लोग रिटर्न को कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग रिस्क को कंपेयर कर सकते हैं, बट हम लोग रिटर्न और रिस्क को साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि अगर रिटर्न और रिस्क के बेसिस पे हमको करना है तो कैसे करोगे? समझो, सबसे पहले तो हम देखेंगे कौन से पोर्टफोलियो के रिटर्न और रिस्क सेम है, ठीक है। तो जैसे कि तुम यहां देख रहे हो, ए और बी का रिटर्न सेम है और सी और डी का रिस्क सेम है, ठीक है। अब ई को मैं कैसे एलिमिनेट करता हूं वो समझो। अगर तुम ए और ई को कंपेयर करो, पोर्टफोलियो ए और पोर्टफोलियो ई को, तो क्या दिख रहा है? पोर्टफोलियो ए का रिटर्न ज्यादा है ई के कंपैरिजन में और रिस्क कम है, ठीक है। और हमारा मेन रूल क्या है रिटर्न और रिस्क के लिए? कि रिटर्न हमारा ज्यादा होना चाहिए और रिस्क हमारा कम होना चाहिए। तो इस बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं कि हम तो ई को डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ए और बी। ए और बी में तुम अगर रिलेशन बनाओ तो तुमको क्या रिलेशन दिख रहा है? ए और बी का रिटर्न क्या है? सेम है, बट रिस्क क्या है? रिस्क कम है किसका? ए का, ठीक है। तो अगर मैं रिटर्न और रिस्क में कहीं पे सिमिलैरिटी दिख रही है तो हम उसके अपोजिट वाले को चेक करेंगे कि अपोजिट वाला कैसा है। तो अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं तो मैं कौन सा पोर्टफोलियो सेलेक्ट करूंगा? बताओ बताओ। मैं सेलेक्ट करूंगा पोर्टफोलियो ए। तो यहां पे मेरा पहला ऑप्शन क्या आ गया? पोर्टफोलियो ए। नेक्स्ट क्या है? पोर्टफोलियो सी और डी का रिस्क सेम है। अगर रिस्क सेम है तो क्या मैं चेक करूंगा? रिटर्न। रिटर्न किसका ज्यादा है? सी का ज्यादा है कि डी का? सी का। तो मैं क्या सेलेक्ट कर लूंगा? सी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि रिटर्न एंड रिस्क को साथ में देखूं तो कौन सा मैं सेलेक्ट करूंगा? पोर्टफोलियो ए एंड सी। मतलब क्या है? मैं ए और ए सी में कंपैरिजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ए का रिटर्न है 10%, सी का रिटर्न है 15%। मतलब बेटर हायर रिटर्न किसका है? सी का, बट रिस्क किसका कम है? ए का, ठीक है। तो यहां पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? हम दोनों के दोनों पोर्टफोलियोज को हमारे उसमें सेलेक्ट करेंगे कि अब हम हमारे लिए ये दोनों एफिशिएंट पोर्टफोलियो हैं जब हम लोग रिटर्न एंड रिस्क दोनों को देख रहे हैं। तो इतना पार्ट क्लियर है? क्लियर है ना? चलो एक काम करो, इसको एग्जाम्पल करके लिख लो, ठीक है। और
यहां पे लिखना रीजन वाई ई नॉट सेलेक्टेड, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, व्हेन कंपेयरिंग विद पोर्टफोलियो ए, E has lower return and higher risk, ठीक है। तो E को इस वजह से नहीं किया। नेक्स्ट, वाई बी नॉट सेलेक्टेड। अच्छा, ये हमको रीजन देने नहीं पड़ते, बट कैसा है, अभी हम लोग नोट्स तो बना रहे हैं, बट बाद में याद नहीं आया कि हम लोगों ने कैसे सिलेक्शन किया, तो इस वजह से। तो व्हेन कंपेयरिंग पोर्टफोलियो ए एंड बी, both have same return but A has lower risk, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डी नॉट सेलेक्टेड, इसमें लिखना व्हेन comparing portfolio C and D, both have same risk but C has higher return, ठीक है। चलो एक काम करता हूं, फुल स्क्रीन कर देता हूं, आप लोग लिख लो, ठीक है। क्लियर है। चलो अब इसी के बेसिस पे ना एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखो, तुमको एफिशिएंट पोर्टफोलियो का क्वेश्चन दिख रहा है। फॉलोइंग इज द डेटा रिगार्डिंग द सिक्स सिक्योरिटीज ए बी सी डी ई एफ, इन सबके रिटर्न और रिस्क देके रखे हैं। क्या बोला है, विच ऑफ द सिक्योरिटी विल बी सेलेक्टेड, ठीक है, कौन सी सिक्योरिटी सेलेक्ट होनी चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, वही तीन चीजें, सबसे पहले रिस्क के बेसिस पे, सॉरी पहले रिटर्न के बेसिस पे, फिर रिस्क के बेसिस पे, फिर रिटर्न एंड रिस्क के बेसिस पे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमको ए बी सी डी ई एफ में दिया है, आराम से ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखोगे तो सबसे पहले रिटर्न के बेसिस पे देख लेते हैं। तो रिटर्न के बेसिस पे मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा, ऑब्वियसली सी। क्यों सी सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा रिटर्न है। अगर मैं वही रिस्क की बात करूं तो रिस्क में क्या सेलेक्ट करूंगा, रिस्क में मैं ए सेलेक्ट करूंगा क्योंकि उसका सबसे कम रिस्क है। अगर मैं बोलूं रिटर्न एंड रिस्क के बेसिस पे करना है तो क्या होगा, तो ये मेन एनालिसिस है। तो तुम सबसे पहले तो देखो कि कॉमन क्या क्या है। तो तुम रिटर्न में देखोगे तो तुमको ये कॉमन दिख गया, राइट, और रिस्क में देखोगे तो ये कॉमन दिख गया। अब पहले रिटर्न को कंपेयर कर लेते हैं। तो ए बी और एफ को कंपेयर करोगे तो तीनों के रिटर्न सेम है, तो तीनों के रिटर्न सेम है, बट सबसे कम रिस्क किस में है, सबसे कम रिस्क है ए में। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ए पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर लेंगे। समझाना कैसे, देखो ए बी एफ का रिटर्न कितना है 8, बट ए का रिस्क कितना है 4, बी का रिस्क कितना है 5, एफ का रिस्क कितना है 6। तो लोअर द रिस्क बेटर रहेगा हमारे लिए। तो सबसे लोअर रिस्क क्या है ए बी एफ में 4, तो इसके लिए हम लोग ए को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट हम लोग रिस्क में देखोगे, हाँ तो रिस्क में हमारा ए और डी का कंपैरिजन हो सकता है और हमारा बी और ई का हो सकता है। तो तुम देखो ए और डी में रिस्क सेम है बट रिटर्न किसका ज्यादा है, ए का।
तो इसके लिए डी भी एलिमिनेट हो गया। तो देखो हमारा पहले बी एलिमिनेट हुआ, डी एलिमिनेट हुआ और एफ एलिमिनेट हुआ। ठीक है, बट बी और एफ में, बी और ई में देखना पड़ेगा हमको। तो बी और ई का रिस्क सेम है, बट रिटर्न क्या है, रिटर्न ई का ज्यादा है, तो हम लोग इसके लिए ई को भी सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और क्या बचा, तो इससे हमने बी को कर दिया। अब सी का कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों, तो सी को भी हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सी को हम कहीं कंपेयर नहीं कर पा रहे, बट सी का हायर रिस्क है और हायर रिटर्न है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमारे पास कंपैरिजन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो रिटर्न के बेसिस पे सी, रिस्क के बेसिस पे ए, और रिटर्न एंड रिस्क के बेसिस पे ए, ई एंड सी। ठीक है, चलो इसको सेम इसी तरीके से नोट डाउन करो। ठीक है, कर लो इतना पार्ट इसका। ठीक है, ये लिख लिया है ना तुम लोगों ने, तो उसी, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका सेम आंसर लिखना है। ठीक है, कितना पार्ट लिखोगे, सिर्फ इतना पार्ट, ये नीचे का जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। एक काम कर दो, मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन के बेसिस पे तुम कर लो। ठीक है, हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, अज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन मतलब क्या बोल दिया, आर इज इक्वल टू 1। इट इज प्रिफरेबल टू इन्वेस्ट 75% इन ए एंड 25% इन सी। ठीक है, तो क्या बोला है, अगर मैं ए में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 75% और सी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 25%। ठीक है, तो और इसका कंपैरिजन किससे करना है हमको, यहां पे दिया नहीं गया है, ओके। हाँ, इसके आगे लिखना, इसके आगे लिख लेना कि कंपेयर द पोर्टफोलियो विथ सिक्योरिटी ई। ठीक है, कंपेयर द पोर्टफोलियो विथ सिक्योरिटी ई। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो का पहले एक काम करते हैं, रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट कर देते हैं। आ जाओ। ठीक है, हमको किसका किसका बनाना है, ए और सी का। ठीक है, तो ए और सी का, तो वेट्स क्या क्या दिए थे, ए को दिया था 75 एंड सी को 25, 0.75 एंड 0.25। रिटर्न क्या क्या था, ए का रिटर्न था 8 और सी का रिटर्न था 12, तो 8 एंड 12। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट इनटू रिटर्न, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ रहा है, 6। ठीक है, 6 आया, प्लस इस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 3, तो समेशन ऑफ वेट इनटू रिटर्न कितना आ गया, 9। तो मतलब हमारे रिटर्न कितना है पोर्टफोलियो का, 9। नेक्स्ट रिस्क कैलकुलेट करते हैं, तो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेट ऑफ ए स्क्वायर, रिस्क ऑफ ए स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू रिस्क ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, रिस्क ऑफ ए, रिस्क ऑफ बी इंटू आर। ठीक है, अच्छा सी है ना, तो सी ले लेते हैं, एक मिनट।
हम्म, सी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सी 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 सी। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिस्क नहीं लिया ना हमने, रिस्क का कितना था दोनों का, ए का था 4, सी का था 12। ठीक है, तो रिस्क है ए का 4, सी का 12। ठीक है, तो वेट ऑफ ए स्क्वायर, तो 0.75 का स्क्वायर इंटू ए का 4 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4, सॉरी 0.75 इंटू 0.25 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 1। R1 क्यों लिया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 16 विच विल गिव अस 12 प्लस 0.25 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 144 विच विल गिव अस 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.75 इंटू 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 इंटू 4 इंटू 12, 18। ठीक है, तो कितना आ रहा है टोटल, 12 प्लस 9, 39, 39, 12, एक मिनट, 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई बाय 144, 9 सही है। 2 इंटू 0.75 इंटू 0.25 इंटू 4 इंटू 12 सही है। 0.75 इंटू 0.75 इंटू 16, 9। ओके, ठीक है, ये पहला वाला हमारा थोड़ा गलत आ गया था, ये आएगा हमारा 9। तो कितना आ रहा है, 9 प्लस 9 प्लस 18 विच इज 36। ठीक है, तो हमारा रिस्क कितना आ गया, 6%। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, हम हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड रिस्क, रिटर्न कितना है 9 और रिस्क कितना है 6, और वहीं पे सिक्योरिटी ई का कितना था हमारा 9 एंड 5, 9 एंड 5। कंपेयर करो, बताओ कौन सा लोगे, कौन सा बेटर है, पोर्टफोलियो बेटर है कि ई बेटर है। देखोगे तो पोर्टफोलियो और ई का रिटर्न क्या है, सेम है, बट रिस्क किसका कम है, ई का। ठीक है, तो यहां नोट डाल के लिखना, while comparing portfolio and security E, both have same return but security E has lower risk। ठीक है, क्लियर है। अभी हमने क्या किया, एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें 75% ए का रखा, 25% ई का रखा, सॉरी सी का रखा, और उस पोर्टफोलियो को हमने किससे कंपेयर किया, ई से। ठीक है, चलो इतना पार्ट नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट। ठीक है, यहां पे अभी हमारा पहला एफिशिएंट पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बट इसमें एक आपको इशू आया होगा कि अगर दो स्टॉक का या फिर दो पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड रिस्क डिफरेंट है, तब हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, तब हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे। तो उसी वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बोलता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बोलता है कि अगर मेरे को 1% रिटर्न कमाना है, अगर मेरे को 1% रिटर्न कमाना है, तो उसके लिए मेरे को कितना रिस्क लेना पड़ेगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है रिस्क अपॉन रिटर्न इनटू 100, या फिर आप इसको परसेंटेज में ना रखें, ठीक है। क्या करेंगे,
रिस्क अपॉन रिटर्न। ठीक है, अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना, लास्ट क्वेश्चन किया, तो अभी हम लोगों ने इसमें रिटर्न एंड रिस्क के बेसिस पे क्या सेलेक्ट किया था, ए, ई एंड सी। बट हमको समझ में नहीं आ रहा कि अब ये तीन तो सेलेक्ट किए, ये तीनों में कौन से में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, चलो सबसे पहले तो डेटा उठा लेते हैं। तो हमको, हमारे पास कौन सा पोर्टफोलियो है, ए, सी एंड ई। ठीक है, तो ए का कितना है 8 and 4, बी का कितना है, सॉरी बी का बोल रहा हूं, सी का कितना है 12 12, एंड लास्टली ई का कितना है 9 5। ठीक है, चलो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या निकालेंगे, रिस्क अपॉन रिटर्न। ये रिस्क है, ये रिटर्न है, यहां पे पर्टिकुलर लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा सबसे पहले वाले का, तो सबसे पहले वाले का आएगा 4/8, दैट इज 0.50। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1% का रिटर्न कमाना चाहता हूं तो मेरे को कितना परसेंट रिस्क लेना पड़ेगा, 0.5% रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे सी का बोलूं तो क्या आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 1। मतलब 1% रिटर्न कमाने के लिए मेरे को कितना रिस्क लेना पड़ेगा, 1% रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे ई का करोगे तो क्या आएगा 5/9 विच इज इक्वल टू 0.55। कितना लेना पड़ेगा, 0.55। तो इसमें अगर देखोगे तो हमने क्या किया, हमने तीनों के रिटर्न को सिमिलर नंबर पे लेके आ गए, दैट इज 1%। और रिस्क क्या आ रहा है 0.5, 1 एंड 0.55। तो इस बेसिस पे अगर कंपेयर करूं तो मेरे को सबसे अच्छा कौन सा मिलेगा, हमको मिलेगा पोर्टफोलियो ए या सिक्योरिटी ए। ठीक है, वो हमारे लिए सबसे बेटर है। क्यों, क्योंकि 1% रिटर्न कमाने के लिए मेरे को सबसे कम रिस्क किस में लेना पड़ रहा है, सिक्योरिटी ए में। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेते हैं तो इसमें हमेशा क्या लेते हैं, लीस्ट दी बेटर। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा रिस्क अपॉन रिटर्न करने के बाद वैल्यू आ रही है वो जिसकी सबसे कम होगी वो वाला पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलो इसको एग्जांपल करके नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो इसी के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, टू सिक्योरिटीज ए एंड बी हैविंग स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10% एंड 20% ईच। ठीक है, ऑन द ग्लांस सिक्योरिटी बी इज मोर रिस्कियर देन सिक्योरिटी ए, है ना। देखने पे क्या दिख रहा है, सिक्योरिटी ए का रिस्क कितना है 10% और बी का कितना है 20%। तो कौन सा ज्यादा रिस्की लग रहा है, बी। इफ मीन ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी इज 10% एंड 30%, सिक्योरिटी ए का रिटर्न कितना है 10% और सिक्योरिटी बी का रिटर्न कितना है 30%। ठीक है, देन वी कैन ऑब्जर्व दैट ए हैज मोर रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। ए का मोर रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न है। ये कैसे किया, हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया रिस्क अपॉन रिटर्न। ठीक है, तो अगर मैं ए का लूं, ए का रिस्क कितना था 10 और रिटर्न कितना था 10, तो विच विल बी इक्वल टू 1, विच विल बी इक्वल टू, एक मिनट, 1, है ना। बट वहीं अगर मैं बी का बोलूं तो बी का रिस्क कितना है, बी का रिस्क कितना है 20 और रिटर्न कितना है 30।
तो इससे कितना आया हमारा आंसर? 0.66। अब समझने वाली बात क्या है कि ए के केस में क्या हो रहा है, 1% रिटर्न कमाने के लिए मेरे को कितना रिस्क लेना पड़ेगा? 1% का। बट वहीं पे बी में अगर मेरे को 1% का रिटर्न कमाना है तो कितना रिस्क लेना है? 0.66 का। ठीक है, तो इसमें मैं कंपेयर करूं तो कौन सा स्टॉक बेटर है मेरे लिए? स्टॉक बी, है ना? क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे हमारा एफिशिएंट पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आज हमने दो न्यू कॉन्सेप्ट लिए, पहला लिया रिस्क एंड रिटर्न इन केस ऑफ 3 सिक्योरिटीज, और नेक्स्ट क्या लिया? एफिशिएंट पोर्टफोलियो। एफिशिएंट पोर्टफोलियो में हम लोग कौन सा पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, वो कैसे डिसाइड करना है, वो देखा। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार फुल स्क्रीन कर रहा हूं। ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 19 का आप आंसर फ्रेम कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बीटा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है। ठीक है, तो बीटा का मतलब क्या होता है? तो बीटा बेसिकली हमको बताता है कि जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट है, क्या बताता है? एक्सपेक्टेड मूवमेंट। किसके एक्सपेक्टेड मूवमेंट की बात चल रही है? रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी। ठीक है, किस बीटा का मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्टेड मूवमेंट ऑफ रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इन कंपैरिजन विथ, इन कंपैरिजन विथ रिटर्न ऑफ मार्केट। आराम से देखो क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड मूवमेंट इन द रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी इन कंपैरिजन विथ रिटर्न ऑफ मार्केट। चलो इसको एकदम आराम से समझते हैं कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। देखो, अगर मैं बोलूं कि जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है उसके जो दो सबसे बड़े मार्केट पोर्टफोलियो हैं वो कौन से हैं? एक है हमारा निफ्टी और दूसरा है हमारा सेंसेक्स। ये तो पता ही होगा, निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो जब भी मैं निफ्टी और सेंसेक्स से हमारे शेयर को कंपेयर करूंगा, हमारे शेयर को कंपेयर करूंगा, तो हमारा उसके रिलेशन में कैसा मूवमेंट है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है? बीटा। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू ना -1 से +1 के बीच में होती है। क्या होती है? -1 से +1 के बीच में होती है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे इन्फोसिस का बीटा है -1, मेरे इन्फोसिस का बीटा है -1, इसका मतलब क्या है कि अगर इन्फोसिस का शेयर, एक मिनट, अगर समझ लो निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी अगर ऊपर गया तो मेरा इन्फोसिस का शेयर कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन दैट इज बीटा क्या है? -1। और अगर मैं वहीं बोलूं कि बीटा मेरा है +1, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर निफ्टी मेरा ऊपर जा रहा है तो इन्फोसिस भी क्या होगा? ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है वापस से देखो, एक्सपेक्टेड मूवमेंट इन द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इन कंपैरिजन विथ रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, मार्केट पोर्टफोलियो। क्लियर है? तो बीटा में क्या रिलेशन होता है? सिक्योरिटी का मार्केट के साथ। सेम चीज हमने देखा था किसके बारे में? कोरिलेशन कोएफिशिएंट याद है? हाँ, उसमें हम लोग रिलेशन किसका देख रहे थे?
स्टॉक का, है ना, बट स्टॉक का रिलेशन किस किस वे में, रिस्क के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो यहां भी जब हम बीटा को ले रहे हैं तो यहां पे हम लोग मार्केट से कंपैरिजन कर रहे हैं सिक्योरिटी को, और वहां पे क्या हो रहा था, कोएफिशिएंट कोरिलेशन में वहां पे हम लोग दो सिक्योरिटीज या फिर दो पोर्टफोलियोज को कंपेयर कर रहे थे। तो अगर मैं बोलूं तो मेरा बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैं बीटा को अलग अलग तरीके से निकाल सकता हूं, बट एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं बता देता हूं कि बीटा इज इक्वल टू रिस्क ऑफ स्टॉक अपॉन रिस्क ऑफ मार्केट इंटू बाय आर, इंटू बाय आर। आर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट, ठीक है। तो बीटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिस्क ऑफ स्टॉक अपॉन रिस्क ऑफ मार्केट इंटू आर, ठीक है। और अगर हमारे को क्वेश्चन वो क्या बोलते हैं टेबल वाला आया, तो उस केस में बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में बीटा कैलकुलेट करने के लिए हम कोवेरियंस का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, कोवेरियंस। तो बीटा इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ स्टॉक अपॉन स्टॉक एंड मार्केट होल डिवाइडेड बाय रिस्क ऑफ मार्केट, ठीक है। अब एक इसमें नया फॉर्मूला जनरेट होता है, दैट इज कोवेरियंस का, कि अगर मेरे को कोवेरियंस चाहिए दो स्टॉक का, P और Q का, कोवेरियंस चाहिए मेरे को किसका, P और Q का, और अगर मेरे पास बीटा अवेलेबल है P और Q का इन रिलेटेड टू मार्केट, तो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, बीटा ऑफ P इंटू बीटा ऑफ Q इंटू रिस्क ऑफ मार्केट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमको तीन न्यू फॉर्मूले समझने हैं कोवेरियंस के रिलेटेड में। आर वी क्लियर, ठीक है। तो बीटा का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि मार्केट के मूव होने के वजह से मेरे स्टॉक में कितना मूवमेंट आएगा, अपवर्ड मूवमेंट आएगा या डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, तो उसको मैं किस फॉर्म में बता रहा हूं, बीटा के फॉर्म में। बीटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिस्क ऑफ स्टॉक अपॉन रिस्क ऑफ मार्केट इनटू आर, ठीक है। और ये जो आर रहेगा, ये आर किसका है, स्टॉक और मार्केट के बीच का। फिर बीटा को अगर टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन आए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोवेरियंस ऑफ स्टॉक एंड मार्केट अपॉन बाय वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, ठीक है। एंड लास्टली कोवेरियंस अगर दो स्टॉक का निकालना है और ये दोनों स्टॉक का अगर हमको बीटा देके रखा है इन रिलेशन टू मार्केट, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बीटा ऑफ P इंटू बीटा ऑफ Q इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट, ठीक है। चलो एक तो ये चीज नोट कर लेना, ये वाली, और ये तीन फॉर्मूले नोट कर लेना। और बीटा का रेंज कैसा होता है, रेंज ये होता है, ठीक है। बीटा के रिलेटेड में मैं और भी चीजें लिखवा देता हूं, ठीक है। जैसे कि बीटा अगर 1 से छोटा है, बीटा अगर 1 से छोटा है तो लेस रिस्की देन मार्केट, लेस रिस्की देन मार्केट। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट बहुत तेजी से गिरा तो हमारा जो स्टॉक है वो कम गिरेगा, क्यों, क्योंकि उसका बीटा कम है 1 से। इसका मतलब क्या है, मतलब बीटा मेरा 0.60 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं निफ्टी मेरा समझ लो 10% से गिरा, कितने से गिरा, 10% से, तो जो मेरा स्टॉक है वो कितने से गिरेगा, मात्र 6% से, ठीक है। इसके लिए क्या बोल रहा है, लेस रिस्की है मार्केट से। नेक्स्ट, अगर ये इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, एज रिस्की एज मार्केट। इसका मतलब क्या है, मार्केट जितना बढ़ेगा या मार्केट जितना कम होगा उसी के हिसाब से स्टॉक क्या होगा, स्टॉक भी उतना ही बढ़ेगा उतना ही कम होगा। नेक्स्ट, ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो क्या होगा, मतलब इट इज मोर रिस्की देन मार्केट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बीटा रिस्की हो जाएगा मार्केट के साथ। और अगर
ये 0 से कम है, अगर बीटा मेरा 0 से कम है तो मैं क्या बोलूंगा, इट विल बी अ नेगेटिव बीटा। नेगेटिव बीटा का हमने डिस्कशन किया था। नेगेटिव बीटा में क्या होगा, अगर मेरा स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, और अगर मेरा स्टॉक नीचे जा रहा है मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। क्लियर है? और अगर मैं बोलूं कि मेरा बीटा 0 है स्टॉक का, तो क्या बोलूंगा, नो रिलेशनशिप विथ मार्केट, नो रिलेशनशिप विथ मार्केट। क्लियर है? ठीक है, चलो मैं काम करता हूं, क्या क्या पार्ट नोट डाउन करना है वो बता देता हूं। ठीक है, चलो इतना पार्ट नोट कर लो, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। अच्छा, ये भी पार्ट नोट नहीं करना है, ये जस्ट एग्जांपल था। चलो इतना पार्ट आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया, बीटा का मतलब क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन से समझते हैं कि बीटा को हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, एक मिनट देना। हाँ, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन में। देखो क्या दिया हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एक मिनट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी पी एंड द मार्केट पोर्टफोलियो की इज गिवन बिलो। ठीक है, तो सिक्योरिटी दे दिया पी और मार्केट पोर्टफोलियो क्या दे दिया, क्यू। प्रोबेबिलिटी दे दिया, पी का रिटर्न दे दिया, क्यू का रिटर्न दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो पी का रिटर्न दिया है और प्रोबेबिलिटी दिया है उसको मल्टीप्लाई करके उसका सम करके। एंड द मार्केट पोर्टफोलियो, मार्केट पोर्टफोलियो का भी सेम निकालेंगे। एंड कोवेरियंस बिटवीन द मार्केट पोर्टफोलियो एंड सिक्योरिटी एंड बीटा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, चार चीजें निकालनी है, सॉरी तीन चीजें निकालनी है। पहला एक्सपेक्टेड रिटर्न, दूसरा कोवेरियंस, और तीसरा बीटा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, नोट डाउन करना। सबसे पहले तो हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, बड़ा थोड़ा बड़ा टेबल बनाना, छोटे छोटे कॉलम्स रखना। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है हमको, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या क्या दी हुई थी, 0.3, 0.4, 0.3, 0.3, 0.4, 0.3। ठीक है, ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी लिख दिया। अब रिटर्न लिखना किस किस का, पी एन क्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले रिटर्न ऑफ पी, पी का कितना था, 30, 20, 0, 30, 20, 0। और क्यू का कितना था, -10, 20, 35, -10, 20, 35। ठीक है, अब सबसे पहले रिटर्न निकालने को बोला है, तो रिटर्न के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न ऑफ पी, तो कितना आएगा, 0.3 इंटू 30 दैट इज 9, 0.4 इंटू 20 दैट इज 8, 0। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ गया, 17। ठीक है, तो
रिटर्न ऑफ पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू आर पी विच इज इक्वल टू 17%। ठीक है, वैसे ही अब क्यू का कर लेते हैं। क्यू का क्या आएगा, तो प्रोबेबिलिटी इंटू रिटर्न ऑफ क्यू, तो 0.3 इंटू -10 -3, 0.4 इंटू 20 दैट इज 8, एंड लास्टली 0.3 इंटू 35 दैट इज 10.5। तो कितना आ रहा है, 10.5 प्लस 8 माइनस 3, 15.5। ठीक है, तो Q का रिटर्न कितना आ रहा है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू रिटर्न ऑफ Q दैट इज 15.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा था हमको, कोवेरियंस निकालना था। तो कोवेरियंस के लिए हमको क्या लगेगा, दोनों का डेविएशन, दोनों का क्या लगेगा, डेविएशन। तो चलो पहले डेविएशन कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डेविएशन ऑफ P, तो क्या आएगा, RP माइनस RP बार। ठीक है, तो कितना आ रहा है, तो सबसे पहले आएगा 17 माइनस 30, सॉरी 30 माइनस 17 दैट इज 13, दूसरे का 20 माइनस 17 दैट इज 3, और लास्टली 0 माइनस 17 दैट इज -17। ठीक है, ऐसे ही डी क्यू का निकाल दो। तो डी क्यू इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ क्यू माइनस रिटर्न ऑफ क्यू का बार। ठीक है, तो पहले का कितना आएगा, -10 -15 -25.5%, परसेंट नहीं लगाते यहाँ पे, -25.5, फिर 20 माइनस 15.5 दैट इज 4.5, नेक्स्ट 35 माइनस 15.5 दैट इज 19.5। करेक्ट है, एक मिनट देख ही लेते हैं, 35 माइनस 19.5। ठीक है, डीपी आ गया, डी क्यू आ गया, तो कोवेरियंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, याद है ना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, डीपी निकाल लिया, डी क्यू निकाल लिया, तो हम लोग का कोवेरियंस के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इंटू डीपी इंटू डी क्यू। ठीक है, तो चलो बताओ कितना आ रहा है आंसर, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 25.5 विच विल गिव अस 99.45। 99.45। रिस्क भी निकालने को बोला था क्या, नहीं रिस्क निकालने को नहीं बोला ना, ठीक है 99.45। उसके बाद नेक्स्ट 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4.5 विच इज इक्वल टू 5.40। अच्छा, पहले वाले का देखो माइनस में आएगा, क्योंकि देखो डीपी पॉजिटिव है, डीक्यू नेगेटिव है। ठीक है, एंड लास्टली 0.3 मल्टीप्लाई बाय -17 मल्टीप्लाई बाय 19.5 विच विल गिव अस 99.45, और ये भी नेगेटिव में है। चलो टोटल कर लो कितना आ रहा है, 99.45 प्लस 99.45 माइनस 5.4 विच विल गिव अस 193.5। ठीक है, तो कोवेरियंस ऑफ पी क्यू, कोवेरियंस कितना आ रहा है पी क्यू का, तो कोवेरियंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी इंटू डेविएशन ऑफ पी इंटू डेविएशन ऑफ क्यू विच इज इक्वल टू 193.50। ठीक है, आ गया कोवेरियंस। नेक्स्ट क्या पूछा था हमको, बीटा निकालना है। अब देखो हमने बीटा के 3 फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये वाला कब यूज होगा, टेबल में। ठीक है, अब टेबल में बीटा चाहिए तो हमको कोवेरियंस तो हमने निकाल लिया, मार्केट का रिस्क निकालना पड़ेगा। अब मार्केट का रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो अब मार्केट का रिस्क निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, हमारे पास उसका डेविएशन अवेलेबल है। तो क्या हम प्रोबेबिलिटी इंटू डी क्यू स्क्वायर कर सकते हैं,
ताकि हमको क्या मिल जाए, मार्केट का वेरिएंस। तो क्या आएगा वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले 0.3 मल्टीप्लाई बाय 25.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3 which will give us 195.075. नेक्स्ट 4.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4 which will give us 8.10. एंड लास्टली 19.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3 दैट इज 114.075. ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा मार्केट का वेरिएंस। ठीक है, देखो डे 1 पे जो कॉन्सेप्ट सीखा था ना, अभी हम लोग का डे 4 चल रहा है, उसमें भी वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें रिलेटेड नहीं है, हर एक चीज रिलेटेड है। ठीक है, तो 195.075 प्लस 8.1 प्लस 114.075 विच विल गिव अस 317.25. ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ मार्केट क्या आया हमारा, समेशन ऑफ P इंटू डी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज 317.25. ठीक है, तो अब बीटा निकालना है, तो बीटा का फॉर्मूला क्या था, कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक एंड मार्केट डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट विच विल गिव अस 193.50 डिवाइडेड बाय 317.25 विच इज इक्वल टू, ठीक है, और ये माइनस में था, हाँ माइनस, तो डिवाइडेड बाय 317.25 कितना आ रहा है, -0.61. क्या आ रहा है आंसर, -0.61. तो ये कौन सी कैटेगरी का है, ये वाली कैटेगरी में बैठ रहा है, दैट इज नेगेटिव बीटा। नेगेटिव बीटा का मतलब क्या है, स्टॉक जैसे मूव करेगा उसके अपोजिट में मार्केट मूव करेगा। देखो एकदम सिंपल, यहां पे रिटर्न पोर्टफोलियो का कितना था 30, मार्केट का कितना था -10। अब यहां पे मार्केट समझ लो पोर्टफोलियो गिर गया, कितने तक गिर गया, 20 तक। अब मार्केट का देखोगे तो मार्केट बढ़ चुका है, और वैसे ही और पोर्टफोलियो गिरा तो ये सॉरी स्टॉक गिरा तो मार्केट का पोर्टफोलियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही हम लोग को बीटा एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो हमारा बीटा का आंसर कितना आया, -0.61. आर वी क्लियर, समझ में आया कि अगर हमको टैबुलर फॉर्म में डेटा दिया हुआ है तो हम लोग बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। टफ नहीं है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए और डेटा को कैसे यूज करना है वो आना चाहिए। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो, फुल स्क्रीन कर देता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा pertaining to return of shares company A, B and market for past 5 years find beta। ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, बीटा कैसे फाइंड करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी नहीं है, तो हम लोग को पास्ट डेटा के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, टेबल बना लेते पहले तो। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमको चाहिए क्या क्या, हमको बीटा निकालना है, हमको दिया क्या क्या है, हमको हमको दिया है रिटर्न ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी एंड रिटर्न ऑफ मार्केट। तो एक मिनट, हमको दिया है रिटर्न ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी और रिटर्न ऑफ मार्केट। ठीक है, चलो पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है, अब इसका डेटा देख लेते हैं। रिटर्न ऑफ ए कितना दे के रखा है? 16, 8, 13, 14, 19। 16, 8, 13, 14, 19। 16, 8, 13, 14, 14, 17, 15, 20, 19। 14, 17, 15, 20, 19। नेक्स्ट 12, 14, 13, 12 एंड 14। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है बीटा। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ स्टॉक कॉमा मार्केट अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट। ठीक है, तो हमको वेरियंस किसका चाहिए? मार्केट का। और कोवेरियंस किसका चाहिए? स्टॉक और मार्केट का। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेते हैं तीनों का। ठीक है, कितना आएगा? सबसे पहले ए का देखते हैं। तो 16 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 19 विच विल गिव अस 70। नेक्स्ट बी का देख लेते हैं। तो 14 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 19 दैट इज 85। एंड लास्टली मार्केट का देख लेते हैं। 12 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 14 विच विल गिव अस 65। ठीक है, तो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लें। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ए का क्या आएगा? तो समेशन ऑफ आर ए अपॉन एन विच इज इक्वल टू 70 अपॉन 5 दैट इज 14%। वैसे ही आर बी का निकाल लेते हैं। तो आर बी का कितना आएगा? समेशन ऑफ आर बी अपॉन एन विच इज इक्वल टू 85 अपॉन 5 दैट इज 17%। एंड लास्टली मार्केट का निकाल लेते हैं। तो मार्केट का कितना आएगा? तो आर एम समेशन ऑफ आर एम अपॉन एन दैट इज 65 अपॉन 5 दैट इज 13%। ठीक है, तो कितना आया? 14, 17, 13। अच्छा, अब डेविएशन किस किस का लगेगा हमको? देखो, मार्केट का तो वेरिएंस निकालना है, तो मार्केट का तो डेविएशन लगेगा, और कोवेरिएंस भी निकालना है स्टॉक और मार्केट का, तो हमको तीनों का डेविएशन लगेगा। तो क्या करते हैं? तीनों का डेविएशन कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले डी ए ले लेते हैं, आर ए माइनस आर ए बार। फिर डी बी ले लेते हैं, आर बी माइनस आर बी बार। और उसके बाद डी एम ले लेते हैं, दैट इज आर एम माइनस आर एम बार। ठीक है, चलो तीनों कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले का कितना आएगा? आर ए का तो 16 माइनस 14 दैट इज 2। फिर 8 माइनस 14 माइनस 6, 13 माइनस 14 माइनस 1, 14 माइनस 14 दैट इज 0, 19 माइनस 14 दैट इज 5। नेक्स्ट डीबी का कर लेते हैं। तो बी का कितना आएगा? 14 माइनस 17 माइनस 3, 17 माइनस 17 0, 15 माइनस 17 माइनस 2, 20 माइनस 17 3, 19 माइनस 17 2। एंड आर एम का डीएम का क्या आएगा? 12 माइनस 13 माइनस 1, 14 माइनस 13 1, 13 माइनस 13 0, माइनस 1 1। ठीक है, डेविएशन आ गया सबका। अब हमको क्या चाहिए? कोवेरिएंस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक तो निकाल लेंगे डी ए इंटू डी एम, और दूसरा निकाल लेंगे डी बी इंटू डी एम। इससे क्या मिल जाएगा हमको? कोवेरिएंस मिल जाएगा मार्केट का ए के साथ और मार्केट का बी के साथ। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो पहला क्या आएगा? डी ए इंटू डी एम, 2 माइनस 2 माइनस 2, फिर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, फिर 0 इंटू माइनस 1 0, 0 इंटू माइनस 1 0, 5 इंटू 1 5। वैसे डीबी का माइनस 3 इंटू माइनस 1 3, 0 इंटू 1 0, माइनस 2 इंटू 0, 3 इंटू माइनस 3, 2 इंटू 1 2। क्लियर है? चलो
अब इसका सम ले लेते हैं, तो टोटल कितना आ रहा है, -8 प्लस -3, इसका कितना आ रहा है, +2। ठीक है, और हमको मार्केट का वेरिएंस चाहिए था, तो DM का स्क्वायर कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 11011, दैट इज 4। ठीक है, तो अब पहले कोवेरिएंस निकाल लेते हैं, कोवेरिएंस ऑफ A, M, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ DA इंटू DM अपॉन N, विच इज इक्वल टू -3/5, तो कितना आएगा, दैट इज 0.6, तो -0.60। क्लियर है। नेक्स्ट, कोवेरिएंस ऑफ B एंड M, कोवेरिएंस ऑफ B एंड M कितना आएगा, समेशन ऑफ DB इंटू DM अपॉन N, विच इज इक्वल टू 2/5, दैट इज 0.40। क्लियर। एंड लास्टली हमको क्या चाहिए, वेरिएंस ऑफ मार्केट, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ DM स्क्वायर अपॉन N, विच इज इक्वल टू 4/5, दैट इज 0.8। ठीक है, हमको जो जो चाहिए था वो मिल गया, तो को अभी बीटा निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बीटा ऑफ A निकाल लेते, तो क्या आएगा, कोवेरिएंस ऑफ A, M डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ M, दैट इज -0.60 अपॉन 0.80, दैट इज 0.6 डिवाइडेड बाय -0.75। और बीटा ऑफ B कितना आएगा, कोवेरिएंस ऑफ B, M अपॉन मार्केट का वेरिएंस, दैट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 0.80, दैट इज 0.50। क्लियर है। क्लियर है क्या। देखो क्या किया, हमको 3 डेटा दिया था, एक तो 2 स्टॉक का रिटर्न और एक मार्केट का रिटर्न। तो हमको पूछा क्या था, बीटा निकालना था। बीटा का फॉर्मूला क्या था, कोवेरिएंस अपॉन मार्केट का वेरिएंस। अब कोवेरिएंस हमको किसका निकालना था, दोनों स्टॉक का मार्केट के साथ निकालना था। तो पहले कोवेरिएंस निकालने के लिए क्या चाहिए, हमको डेविएशन चाहिए। डेविएशन कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसके लिए पहले रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, तीनों का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद तीनों का डेविएशन कर लिया, और उसके बाद डेविएशन ऑफ A इंटू डेविएशन ऑफ मार्केट किया, फिर डेविएशन ऑफ B इंटू डेविएशन ऑफ मार्केट किया। इससे क्या मिल जाएगा हमको, कोवेरिएंस। और मार्केट का हमको वेरिएंस चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया, मार्केट का जो डेविएशन था उसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर सारा डेटा आ गया, तो हमने क्या किया, बीटा ऑफ A निकाल लिया और बीटा ऑफ B निकाल लिया। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलो इतना पार्ट आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट करके हो गया। तो अभी हमने बीटा कैलकुलेशन भी सीख लिया। अब आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में ना हम लोग बीटा का यूज कैसे करना है इन प्रैक्टिकल वे, कि बीटा का यूज करके अगर हमको रिस्क कम करना है हमारे पोर्टफोलियो का या रिस्क बढ़ाना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर दिस लेक्चर दिस इज द एंड। थैंक यू सो मच गाइज।